हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो प्लीज़ पहले उन वीडियो को वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और आप इसे समझ सकते हैं द मेकिंग ऑफ इटली। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये यूनिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, देखो यूनिफिकेशंस को मैं समझाऊं उससे पहले आप मेरे पीछे एक बार मैप देखो। आप अगर ये पूरा मैप देख रहे होंगे तो ये आपको एक सिंगल कलर में दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसके बाद वाला आपको मैप दिखा रहा हूँ, ये देखो जरा, ये आपको बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट कलर में दिख रहा है। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये जितने भी रीजन है जो डिफरेंट कलर्स के अंदर इसको एक कलर में कन्वर्ट करना, मतलब एक ही कलर में बनाना है। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो इंटेलिजेंट होंगे कहेंगे सर आपको इतनी परेशानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यूरोपियन लोगों ने तो ज़बरदस्ती इतनी सारी परेशानी उठाई है, इसको तो मैं एक ही दिन में एक ही सेकंड में कर सकता हूँ। मैंने पूछा कैसे करोगे, तो उसने बोला सर कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, स्केच पेन लेना है और कलर लेना है और उसको जस्ट मैं कलर फिल कर दूंगा तो ये एक सिंगल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, ये तो तरीका है आप कर सकते हो, लेकिन ये जो तरीका है एक्चुअली ये आप ऑन द पेपर पे आपको लग रहा है कि ये सारा एरिया एक साथ हो गया है, लेकिन रियलिटी में अगर हम देखेंगे, रियलिटी में एग्जिस्टेंस देखेंगे तो ये एरिया एक साथ नहीं हुआ है। सो यूनिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है कि जो अलग अलग जो किंगडम्स है, जो छोटे छोटे से जो किंगडम्स है जहाँ पे अलग अलग राजाओं का रूल है, उन सभी को एक के अंदर लेके आना है। ठीक है, अब सबसे पहले इटली के अंदर देखो जरा, अगर इटली का मैं आपको पूरा एरियाज बताऊँ ना किस तरीके से डिवाइडेड था, तो उस टाइम की अगर मैं बात करूँ 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी या फिर 19th सेंचुरी के आसपास इटली जैसा कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो इटली हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, मतलब इस तरीके से कोई नेशन वहाँ पे उस टाइम, किस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग क्वार्टर में, मतलब आप समझो जरा 1805 से लेके तो 1825 के बीच में अगर आप देखोगे या इससे पहले भी देखोगे ना, तो इस तरीके से कोई कंट्री नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और अगर आप इटली को देखो जरा, तो मैं इटली की जो स्टेट थी ना, अगर उस समय मैं बात करूँ तो इटली जो है 7 अलग अलग किंगडम्स या 7 अलग अलग डायनेस्टीज का इस पे रूल होता था, अलग अलग रूलर्स इस पे रूल करते थे। और आप मैप में देखो जरा, जो नीचे सबसे नीचे साउथ में देखो, मैं साउथ मतलब कैसे होगा, आप नॉर्थ मतलब क्या होता है अगर मैप के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऊपर वाली दिशा जो डायरेक्शन रहेगी मैप में उसे हम नॉर्थ बोलेंगे, नीचे वाली जो पोजिशन उसे हम बोलेंगे साउथ। तो आप साउथ में देखो जरा, जो वॉयलेट कलर में आपको रीजन दिख रहा है, हाँ इस वॉयलेट कलर का रीजन है, इस बेसिकली इतने एरिया को बोला जाता था उस समय की। अगर मैं बात करूं तो 2 किंगडम्स ऑफ सिसिलीज, और इस 2 किंगडम्स ऑफ सिसिलीज पे कौन रूल करता था, तो उस समय स्पेन की डायनेस्टी क्या नाम है उसका, ब्रूगो डायनेस्टी या बर्बन डायनेस्टी भी हम बोलते हैं, जो उस समय यहाँ पे रूल करती थी। ठीक है, अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, सर ये जो बर्बन डायनेस्टी है ये वही डायनेस्टी तो नहीं है जो फ्रांस में पहले रूल करती थी, जो लुई 16 के टाइम पे थे? नहीं, ये डायनेस्टी बेसिकली स्पेन से बिलोंग करती है, और स्पेन के लोग जो थे यहाँ पे रूल करते थे। मतलब 2 किंगडम्स ऑफ सिसिलीज पे कौन रूल करता था, स्पेन। तो कैसे याद रख सकते हैं, सिसिलीज मतलब एस, और एस से हम लोगों को याद रखना स्पेन, ये यहाँ पे रूल करते थे। अब जरा सा इससे हम ऊपर चलते हैं, जैसे इससे ऊपर गए आपको एक रेड कलर का रीजन दिख रहा होगा मैप में, और ये जो रेड कलर का रीजन है ना, इस रीजन पे स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो ये रीजन जो है ये पूरा का पूरा कंट्रोल में था उस समय पोप के अंदर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये पोप होते क्या हैं? देखो पोप का मतलब क्या होता है, एक आपने रिलीजन्स का नाम सुना होगा जिनका नाम है क्रिश्चियन रिलीजन्स, और इस क्रिश्चियन रिलीजन्स के अंदर जो सबसे हेड, जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं उन्हें बोला जाता है पोप। और उस समय अगर हम बात करें तो ये जो थे इस पूरे एरिया पे कंट्रोल करते हैं। और आज की तारीख में बताऊं ना मैं, तो इटली के अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ठीक है, इटली की इस पूरी कंट्री के अंदर एक लोकेशन है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, और जो अपने आप में ही एक कंट्री है। मतलब सोचो जरा, एक ऐसी कंट्री जो चारों तरफ से किससे घिरी हुई है, इटली से घिरी हुई है। ठीक है, सो वो जो थे, जो पोप थे, वो इस रीजन पे रूल करते थे। और आज की तारीख में जो वर्ल्ड की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कंट्री है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, वो भी इन्हीं पोप के अंडर में है, इन्हीं के कंट्रोल में है। और इसके आगे आप ऊपर देखोगे तो आपको ये पापल स्ट्रीट दिख रहा है। ये जो पूरा स्ट्रीट रीजन है ना, अल्टीमेटली ये जो पूरा पोप का जो रीजन था, सेंटर वाला रीजन, ये पूरा इनके कंट्रोल में था, लेकिन धीरे धीरे ये अपना एरियाज लॉस मतलब हारते गए, और जिसके कारण इनके
पास छोटा सा एरिया बच जाता है, कौन सा, एक जो वेटिकन सिटी के नाम से जो मैंने आपको बताया था। और अगर हम ऊपर जाएंगे तो आपको देखो जरा और अलग कलर में दिख रहा है, मतलब इटली जो था ना कुल मिला के 7 अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड था। जैसे ऊपर वाले 2 रीजन की अगर मैं बात करूँ तो ये रीजन वो है, आप लोगों को मेरा एक वो हैम्बर्ग्स वाला वीडियो याद है जहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही यूनिक तरीके से ट्रिक से बताया था। उस ट्रिक में से एक वर्ड भी था जिसका नाम है LOV, लव। इस ट्रिक से भी मैंने आप लोगों को बताया था 2 प्लेस के नाम बन रहे थे। हाँ, कौन से थे? LO से मैंने आपको बताया था लंबार्डी, और VE से मैंने आपको बताया था वेनेशिया। तो ये जो ऊपर के 2 रीजन दिख रहे हैं लंबार्डी और वेनेशिया, इस पूरे रीजन पे उस समय कौन कंट्रोल कर रहा था? तो उस समय ऑस्ट्रिया जो थी, ऑस्ट्रियन हंगरी जो एम्परर था वो यहाँ पे रूल करता था। कौन से? ऊपर वाले रीजन पे। हाँ, इन दोनों रीजन पे, कौन से? लंबार्डी एंड वेनेशिया, इन दोनों रीजन पे जो था पहले कौन रूल करता था? ऑस्ट्रियन जो एम्पायर है वो वहाँ पे रूल करता था। ये हम लोगों ने देखा। इवन अगर जो ब्लैक वाला रीजन आप देखोगे, एक जो डार्क कलर में जो ब्लैक रीजन दिख रहा है, ये रीजन जो था यही एकमात्र ऐसा रीजन था जिसको बोला जाता है, जिस डायनेस्टी का रूल था उसका नाम था सेलिना पिडमोंट। और यही एकमात्र इटली की जो मेन प्रोविंस, जो मेन डायनेस्टी थी वो यही डायनेस्टी थी। सो कुल मिला के करना क्या था, हमको ये जो ब्लैक कलर वाला दिख रहा ना, इसको हमको पूरे इटली के ऊपर इस कलर में रंगना है। मतलब ये जो सेलिना पिडमोंट वाला जो है ना, इनको इस पूरे इटली को अपने अंडर में कंट्रोल में लेना। तो ये चीज़ जो होगी इसी को हम बोल सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और ये कैसे होता है इसको हम देखें जरा। अब देखो, यूनिफिकेशन करने के लिए 2 तरीके हैं। यहाँ तो लोग खुद एग्री हो जाए, लोग खुद आ जाए कि ठीक है राजा, हम आपके अंडर में आ जाते हैं, पहली चीज़ ये हो सकती है। या सेकेंड नंबर पर ये चीज़ हो सकती है, आपको वॉर, आपको लड़ना पड़ेगा। किन से लड़ना पड़ेगा? जो आपके एरिया पे कब्जा करके बैठा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले हिस्से की बात कर लेता हूँ। मैंने कौन से बताया थे? लंबार्डी एंड वेनेशिया। इन दोनों हिस्से पे कौन कंट्रोल कर रहा था? तो इन दोनों हिस्सों पे ऑस्ट्रिया जो है वो कंट्रोल कर रखा है। अब इस ऑस्ट्रिया को आपको हटाना है, वहां से दूर भगाना, तो आप क्या करोगे? या तो वो खुद चले जाए डर के आपसे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो आपको उनसे वॉर लड़ना पड़ेगी, उनसे लड़ना पड़ेगा और लड़ के उनको वहां से भगाना पड़ेगा। तो यही सिचुएशन होती है। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको एक इटली का पूरा लोकेशन बता दिया, पूरा एग्जैक्ट मैप के अकॉर्डिंग बता दिया कि किस तरीके से जो इटली थी 7 स्टेट्स के अंदर उस समय डिवाइडेड थी। अब इटली का जो यूनिफिकेशन की जो मेन, अगर हम स्टार्टिंग बात करें कि इटली का यूनिफिकेशन का माइंड में आइडिया कहाँ से आया। देखो, आइडिया जो था ना, ये आइडिया लाने वाले मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, हमारे जो राहुल गांधी जी के जो मामा के घर के थे, कौन थे आपको याद आओ, एक बार याद आया होगा। हाँ, उनका नाम था जेसेपी मैज़िनी। याद है जब मैंने आपको बताया था जेसेपी मैज़िनी का वीडियो हम जब देख रहे थे कि ये जो है ये तो राहुल गांधी जी के मामा के यहाँ के घर के हैं। ठीक है, सो ये जो जेसेपी मैज़िनी थे ना, इन्हीं ने एक सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग एक आग लगाई थी। जैसे नहीं बोलते, थोड़ी सी चिंगारी लगा दी और आग उसके बाद तो पूरे घर में लग जाती है। तो सेम सिचुएशन ये थी। इन्होंने क्या करा था, अगर आपको याद हो तो 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। क्या नाम था उन सीक्रेट सोसाइटीज का? तो एक का नाम था यंग इटली इन मर्साइल एंड सेकेंड का नाम था यंग यूरोप इन बर्न। अब आप लोगों के एक माइंड में और क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आना चाहिए कि सर इन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी उसका नाम था द यंग इटली इन मर्साइल। ये मर्साइल में बनाई थी और मर्साइल तो फ्रांस के अंदर आता है। देखो, इटली और फ्रांस जो ना अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, पहली चीज़। और उस समय की अगर मैं बात करूँ 19वीं सेंचुरी की जो फर्स्ट क्वार्टर था, उस टाइम तक तो क्या था कि फ्रांस का एरिया और बड़ा था, क्योंकि नेपोलियन के टाइम पीरियड में आपको पता है उसका एरिया बहुत बड़ा एरिया उसने कब्जा कर रखा था। और ये जेसेपी मैज़िनी का बर्थ जो है ये कब हुआ था? तो इनका बर्थ हुआ था 1807 के अंदर। तो कुल मिला के ये जो इटली जो थे ना, इटली के बिल्कुल पास में ही था, जिसके कारण ये इन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी वो बनाई थी मर्साइल के अंदर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीक्रेट सोसाइटीज क्या होती है। देखो, सीक्रेट सोसाइटीज का मतलब क्या होता है? सीक्रेट सोसाइटीज का मतलब ये होता है कि स्पेशली कुछ ग्रुप्स ऑफ द पीपल सीक्रेटली वर्क करते हैं, साथ में आ जाते हैं, रिवोल्यूशनरी जो चीज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल लिबर्टी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इस तरीके के जितने भी आइडियाज हैं, लिबरलिज्म हो गया, लिबर्टीज हो गई, इन सभी आइडियाज को क्या करते हैं? स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारा काम करते हैं ना, ये सीक्रेटली करा जाता है। और ये अगर मैं एक सिंगल लाइन में बोलूँ तो वो सारे काम जो राजा के अपोज में किया जा रहा है, जो राजा के अगेंस्ट, जो मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट किया जा सकता है, उन सभी चीज़ों को उस समय बोला जा सकता था रिवोल्यूशनरी। ठीक है, तो ये ऐसे के सारे काम वहाँ पे करते थे। कौन? जेसेपी मैज़िनी। और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ भी बनाई थी। और इन्होंने अपनी तरफ से एक सबसे फर्स्ट इटली का यूनिफिकेशन करने के लिए एक सबसे पहला जो ट्रायल किया गया था वो करा था 1831 में। 1831 में बहुत मेहनत के साथ सीक्रेट सोसाइटीज़ के साथ बहुत सारे लोगों के साथ इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं और इटली को यूनाइटेड करने की पूरी कोशिश करते हैं। सक्सेसफुली हुआ नहीं, इनको सक्सेस मिली नहीं, कोई बात नहीं, फिर उन्होंने हार नहीं मानी, सेकंड टाइम फिर करते
करते हैं 1848 के अंदर इन्होंने फिर यही चीज़ करने की कोशिश करी यूनिफिकेशन करने के लिए, फिर भी यूनिफिकेशन हो नहीं पाया इटली का। क्यों नहीं हो पाया? अगर हम दोनों बार देखें तो ये एज अ इंडिविजुअली वर्क कर रहे थे, इनके जो ग्रुप्स थे वो वर्क कर रहे थे, और अब की बार जो है ना इटली का यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? तो अब की बार जो है इटली की यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो इनिशिएटिव लेने वाला जो पर्सन है वो खुद सेडिना पिटबोन। सेडिना पिटबोन कौन है? ये वही इटली की प्रोविंसी है, जो डायनेस्टी है, जो मेन इटली पे रूल कर रही थी, या जिनको बोला जा सकता है मेन इटालियन प्रोविंसी है। ये इनकी जो राजा थे जिनका नाम है विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ये है अब ये इनिशिएटिव लेते हैं। बोले अब तो मैं करके दिखाऊंगा इटली का यूनिफिकेशन। बोले तेरे बस के बाहर है, इसको देखो मैं कैसे करके बताता हूँ। तो ये फाइनली उसका इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हैं और ये इटली का यूनिफिकेशन कर ही देते हैं। कैसे करते हैं? तो इसके लिए 3 चीज़ करते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में एक और चीज़ आना चाहिए, सर ये जो यूनिफिकेशन कर रहे हैं तो ये क्या राजा जो है ये यही सभी जगह जाएंगे और हर किसी एरिया से जाके लड़ेंगे क्या? देखो पूरे जगह कहीं भी आप देखो राजा जो है वो पहले नहीं जाता, वो सबसे पहले अपने छोटे छोटे पहले प्यादों को पहुंचाएगा या फिर वजीर मीन्स मिनिस्टर्स को पहुंचाएगा, ऐसी सिचुएशन होती है। तो ये भी यही करते हैं। इनकी टीम के अंदर एक सबसे काबिल, सबसे समझदार या सबसे इंटेलिजेंट डिप्लोमेटिक एक जो मिनिस्टर्स है जिनका नाम था द चीफ मिनिस्टर्स, उनका नाम था काबूर। और ये काबूर थे ना, यही इतने इंटेलिजेंट बोलूँ या इनको डिप्लोमेटिक्स बोलूँ कि इन्होंने ही इटली के यूनिफिकेशन कराने में बहुत बड़ा योगदान किया। कैसे दिया सोचो जरा। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आएगा सर डिप्लोमेटिक्स या टैक्टिकल्स ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बताऊँ, अगर हमारे यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो एक वो चाणक्य नीति, ऐसी नीति कि कैसे भी करके मैं जो है इसको मिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये जो थे ना इस तरीके से इस पर वर्क करते थे। और इन्होंने क्या करा, किन्होंने काबूर ने क्या करा, क्योंकि देखो काबूर जो थे ना, काबूर ने क्या करा, जो ऊपर वाला रीजन है कौन सा, लंबार्डी और वेनेशिया वाला रीजन, इस रीजन को मिलाने के लिए क्या करते हैं 1859 के अंदर वॉर करते हैं। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ वॉर करते हैं। मींस ऑस्ट्रियन जो जो एम्परर है उनके साथ वॉर करते हैं। और उसको वॉर करने के लिए क्या करते हैं? अलायंस करते हैं, टैक्टिकल अलायंस करते हैं। किसके साथ? फ्रांस के साथ। और ये फ्रांस के साथ अलायंस करते हैं और फ्रांस इनकी हेल्प करता है, और जो ऑस्ट्रिया वाला है वो ऑस्ट्रिया वाला रीजन ये जीत जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, देखो इन्होंने बिल्कुल अलायंस करा, इन्होंने रिवोल्यूशनरी तरीके से वर्क नहीं करा, ना ही डेमोक्रेटिक तरीके से वर्क करा। इन्होंने क्या करा, एक टेक्टफुल एक अलायंस करा, एक नीति के थ्रू, एक चाणक्य नीति के थ्रू इन्होंने अलायंस करा। किसके साथ? फ्रांस के साथ अलायंस करा कि तुम हमारी मदद करो और हमको यहाँ से भगाना है। हो सकता है दुश्मन हो ये फ्रांस और ऑस्ट्रिया उस समय बिल्कुल नहीं बन रही हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती। तो इस तरीके से अलायंस करके उन्होंने ऑस्ट्रिया और का जो रीजन था जो स्पेशली लंबार्डी और वेनेशिया, इसको इटली के अंदर मिला दिया। कौन सी ईयर में? तो 1859 के अंदर इन्होंने ये पूरे एरिया को अपने अंदर मिला लेते। ठीक है, अब इसमें आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर इन्होंने फ्रांस के साथ अलायंस करा तो फ्रांस वालों ने इसकी हेल्प क्यों कर दी? क्योंकि वो जो काबूर थे ना, काबूर बहुत ही डिफरेंट टाइप के पर्सन थे। अगर मैं इनकी थोड़ी पर्सनालिटीज़ के बारे में बताने की कोशिश करूँ तो ये ऐसे बंदे थे कि इनको इटली की मेन लैंग्वेज इटालियन से ज़्यादा अच्छे तरीके से तो फ्रेंच आती थी। मतलब सोचो जरा, ये फ्रेंच ये बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते थे। कल्चर्स की बात करूँ, ट्रेडिशंस की बात करूँ तो ये बहुत हद तक फ्रांस या फ्रेंच से जुड़े हुए थे एज कम्पेयर टू द इटली। सो इटली की यूनिफिकेशन में भी अगर हम देखेंगे ना तो इटली की लैंग्वेज का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यहाँ पे टेक्टिकल्स या डिप्लोमेटिक्स जो तरीके यूज़ किए जा रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या करा, कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि ऊपर वाला जो रीज़न है ये रीज़न हम लोगों ने हमारे अंडर में मिला दिया। ठीक है, सेकंड फिर क्या होता है, ये 1860s के अंदर क्या करते हैं, जिसेप्पे गैरिबाल्डी। अब आप ये गैरिबाल्डी कौन है? देखो जिसेप्पे मैज़िनी जो थे ना, जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, उन्हीं के साथ उन्हीं की सीक्रेट सोसाइटीज़ के एक मेंबर और थे जिसका नाम था जिसेप्पे गैरिबाल्डी। और ये जो गैरिबाल्डी थे ना, ये क्या करते हैं, अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री ट्रूप्स, मतलब जो मिलिट्रीज के जो लोग होते हैं या जो एक आप समझो जरा एक जो फोर्स होती है, उस फोर्स के साथ, उस फोर्स के बिना आर्म वॉलंटियर, मतलब जो लोग हैं, जो नॉर्मली जो लोग हैं, इनके साथ विथ वेपन के साथ ये क्या करते हैं, ये जाते हैं 2 किंगडम्स ऑफ सिसिली। ठीक है, और वहाँ से स्पेन को भगाने में, जो स्पेन जिन्होंने कंट्रोल कर रखा ना, उसको भगाने में पूरी तरीके से कोशिश करते और उनको फाइनली वहाँ से हटा भी देते। अब देखो जरा इसमें क्या चीज़ हो रही है, जो जिसेप्पे गैरिबाल्डी ना, ये क्या करा इन्होंने स्पेशली जो नॉर्मल जो पीजेंट जो गांव के लोग थे, जो उनका पूरा ग्रुप था, इनकी हेल्प ली। सेकंड नंबर पे वॉलंटियर जो इनको मानने वाले थे, किनको, जिसेप्पे गैरिबाल्डी के जो फॉलोवर्स थे, उनकी हेल्प ली। उनके साथ ये वेपन्स लेके गए और वहाँ से इन्होंने क्या करा, इटली के अंदर स्पेशली जो 2 किंगडम्स ऑफ सिसिलीज का रीजन था जिसपे स्पेन कंट्रोल कर रहा है, उसको ये भगा देते वहाँ से, और वहाँ से हटा के वो रीजन को भी जो है 1860s के अंदर क्या करते हैं, इटली के अंदर मिला लेते हैं। अब सोचो जरा, हम
आपने दो ऊपर के बड़े बड़े रीजन तो मिला दिए, अब बचे छोटा सा रीजन, सेंटर वाला रीजन, ये कहाँ तक इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएगा। सो धीरे धीरे जो है ये जो सेंटर वाला रीजन है इसको भी इटली के अंदर मिला लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है 1861 के अंदर इटली का एक यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, और उस समय जो नए किंग बनते हैं उस किंग का नाम क्या होता है, वही किंग जो हमने पहले बताया था, किंग जिनका नाम है विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ये फाइनली इटली के नए किंग बन जाते हैं। और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, इस पूरे यूनिफिकेशन में यूनिफिकेशन बहुत हद तक बाकी यूनिफिकेशन से बहुत अलग है। कैसे अलग है? सबसे पहले इस यूनिफिकेशन में आप देखो जरा, यहाँ पे लैंग्वेज का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही यहाँ पे अगर कोई भी मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हो रहा है, ना ही यहाँ पे कल्चर्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इटली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग रीजनल डायलेक्ट्स बोले जा रहे थे, इसलिए इनका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। थर्ड नंबर के यहाँ के लोग तो इतने ज़्यादा इनलिटरेट थे, इतने ही ज़्यादा अनपढ़ थे कि इन लोगों को तो पता ही नहीं कि किस चीज़ के लिए सारा काम किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में होता है कि नहीं, जब कोई टीचर पढ़ाता है सारी चीज़ें पढ़ाते, उसके बाद बच्चे पूछते हैं कि सर क्या है इसका मतलब, दैट मीन्स कि उन्हें कुछ नहीं पता है। वो पूरी पिक्चर देख लेते हैं, उसके बाद वो पूछते हैं कि भैया राम कौन था और सीता कौन है। तो इस तरीके से इनकी सिचुएशन थी किनकी, इटली के लोगों की। और इवन ऐसा एक इंसिडेंस किसके साथ हुआ, गैरीबाल्डी के साथ भी हुआ। जैसे कि जो गैरीबाल्डी थे ना, इनके साथ भी सेम इंसिडेंस हुआ। इन्होंने फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया किसी से, अच्छा ये बताओ पीजेंट लोगों से कि तुम्हें पता लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी ये क्या होती है। तो ये क्वेश्चन तो अगर आज की तारीख में आपसे पूछ लिया जाए, इवन आपकी क्लास के बच्चों से आपको छोड़ के, सो वो खुद भी इसका आंसर देने में शायद कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। और ये क्वेश्चन जैसे उनसे पूछा जाता है कि शायद आप लिबर्टीज़ के लिए ये वर्क कर रहे होंगे, फ्रीडम्स के लिए, इक्वलिटीज़ के लिए, तो वो लोगों का ये कहना था कि जो इटालिया हो क्या रहा था, सब इटालिया 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 कर रहे थे। इटालिया मतलब इटली, कि इटली को यूनिफिकेशन करना है, इटालिया 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 इटालिया, ठीक है, ऐसा कर रहे थे। तो इन लोगों को क्या सुनाई देता था, जो स्पेशली गाँव के लोग थे, इनको सुनाई देता था ला तालिया, ठीक है। और क्या समझते थे, ला तालिया जो है, ये जो किंग है ना विक्टर इमैनुअल सेकेंड, इसकी ये वाइफ है। तो ये जो ला तालिया इस तरीके से समझते थे। इनको इतना भी नहीं पता था कि इटली का यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं। खैर कोई भी बात हो, बट फाइनल इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है। एक बार एट द एंड में इस पूरे टॉपिक को एक बिल्कुल समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी है। तो देखो, इटली जो था उस समय 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। कौन कौन सा स्टेट हो सकता है, तो सेंटर का रीजन जो था जिसपे उस समय पोप का कंट्रोल था, पापुआ स्टेट्स था। नीचे की बात करूँ तो 2 किंगडम्स ऑफ सिसिलीज था। ऊपर वाले रीजन की बात करूँ तो लंबार्डी था, वेनेशिया था, सारेना पीडमोंट था। इस तरीके से अलग अलग रीजन में डिवाइडेड था। अब इस अलग अलग रीजन में डिवाइडेड था, जिसके लिए क्या करते हैं, स्पेशली कौन हेल्प करता है, तो जैसे कि गैरीबाल्डी वो एक सीक्रेट सोसाइटीज़ का जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसी के कारण क्या होता है कि इटली के अंदर एक यूनिफिकेशंस की जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं वो स्टार्ट होती है। और फाइनली इस पे कौन इनिशिएटिव लेता है, तो जो किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ये इस इटली के यूनिफिकेशन करने के लिए अपने हाथ में कमांड लेते हैं, और फाइनली जो है इसका यूनिफिकेशन हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।